हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू ऑटो ग्रुप। आज आपके लिए एक डिटेल्ड ड्राइव एक्सपीरियंस लेके आ गया हूँ MG की ZS EV 2022 का। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से मैं इस गाड़ी को चला रहा हूँ और ऑलरेडी मैं अराउंड 1000 किलोमीटर इस गाड़ी को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। आपके काफ़ी सारे डाउट आ रहे थे इस गाड़ी को लेके, तो फाइनली MG ने मुझे मौका दे दिया इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे सभी वो एस्पेक्ट्स जो मैंने नोट करे थ्रू आउट माई ड्राइव, और 1000 किलोमीटर में काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स इस गाड़ी के पता चले हैं। कुछ पॉजिटिव्स भी हैं और कुछ नेगेटिव्स भी, तो सभी चीज़ों को आज इस वीडियो में क्लियर आउट कर देंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अब इस ड्राइव रिव्यू को। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ गाड़ी स्टार्ट किस तरीके से होती है। तो ये आप देख सकते हैं इस टाइम यहाँ पे आ चुका है MG का लोगो और AC हो चुका है मेरा ऑन। यहाँ पे रेडी लिखा आ गया है और अब ब्रेक दबा के D पे आप देख सकते हैं लाइट आ चुकी है। तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी हो जाती है स्टार्ट और गाड़ी चलना आपके सामने हो चुकी है स्टार्ट। अब बात करते हैं अपने टिपिकल वे में सभी चीज़ों की। तो सबसे पहले आपको बता दूं थोड़ा सा अलाइनमेंट आउट है स्टीयरिंग का, तो इस चीज़ को इग्नोर करिएगा। बाकी जो मेरा एक्सपीरियंस रहा इस गाड़ी के साथ वो सभी चीज़ें मैं आज आपको बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं अर्गोनॉमिक्स की। तो यहाँ आप देखेंगे लेफ़्ट साइड के जितने भी कंट्रोल्स हैं वो हैं मीडिया के। अब दोस्तों मीडिया के यहाँ फिजिकल कंट्रोल्स भी हैं, प्लस ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स हैं, यहाँ कोई इशू नहीं है। राइट साइड में देखेंगे तो आप MID के कंट्रोल्स आपको दिखाई देंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या इसमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं है। तो दोस्तों वो सभी चीज़ें प्रोवाइडेड है, बट पोजीशनिंग थोड़ी अलग है, तो वो एस्पेक्ट्स आपको दिखा दूंगा अभी आगे चल के। बाकी यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे तो आपके ORVM एडजस्टमेंट के बटन्स यहाँ पे दे दिए गए हैं और उसके अलावा हेडलैम्प लेवलर यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ आप देखेंगे लॉक अनलॉक और पावर विंडो के कंट्रोल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड हैं। ये कुछ एस्पेक्ट्स थे इस गाड़ी के अर्गोनॉमिक्स की अगर बात करते हैं। उसके अलावा अगर बात करते हैं तो इसमें लेफ़्ट साइड में आपको दिया गया इसके वाइपर के हेडलाइट के कंट्रोल्स और राइट साइड में आपको मिलते हैं वाइपर के कंट्रोल्स। उसके अलावा यहाँ आप देखेंगे तो एक और छोटा लेवर आपको दिखाई दे रहा है, ये दिया गया है इसके क्रूज़ कंट्रोल का। उसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अर्गोनॉमिकली यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सेंटर कंसोल की अगर बात करूँ तो यहाँ USB सॉकेट्स दिए गए हैं, चाहे वो टाइप A हो या टाइप C हो। ड्राइव मोड्स आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इस टाइम नॉर्मल मोड में गाड़ी को चला रहा हूँ। कर्स मोड और बैटरी यहाँ सभी चीज़ें दी गई हैं। उसके अलावा पार्किंग ब्रेक हो चाहे ऑटो होल्ड का फंक्शन हो, सभी चीज़ें आप ऑन द गो यूज़ कर सकते हैं और कोई भी चीज़ इसमें आउट ऑफ अर्गोनॉमिक मेरे को नहीं लगी। तो अर्गोनॉमिकली यहाँ कोई इशूज़ नहीं है। सनरूफ के कंट्रोल्स भी आप देख सकते हैं और केबिन लाइट्स के कंट्रोल्स भी आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं विजिबिलिटी की। तो ये आप देखेंगे बोनट मेरे को विजिबल है। बाकी यहाँ सीट हाइट एडजस्टमेंट प्रोवाइडेड है, तो आप अपनी एक्यूरेट ड्राइविंग पोजीशन ज़रूर ले सकते हैं। बट एक कमी ज़रूर है विजिबिलिटी वगैरह या ड्राइविंग पोजीशन की अगर बात करते हैं, इस स्टीयरिंग के अंदर आपको टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा इशू बन जाता है। उसके अलावा ये ORVM आप देख सकते हैं, तो ORVM आपको प्रॉपर पूरी विजिबिलिटी देता है और इलेक्ट्रॉनिक फोल्डिंग इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ ही आता है, तो यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है। और IRVM की अगर बात करूँ तो IRVM में अगेन आपको यहाँ पे पूरी विजिबिलिटी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे विजिबिलिटी एस्पेक्ट में भी आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली है। हाँ एक चीज़ और है विजिबिलिटी में जो आपकी हेल्प करती है। गाड़ी को ले लेता हूँ एक बार हॉल्ट पे और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे मैं रिवर्स गियर डाल रहा हूँ इस गाड़ी का और ये गाड़ी आती है 360 डिग्री कैमराज के साथ। आप देख सकते हैं कैमरा की क्वालिटी क्लैरिटी डे टाइम में तो ठीक है, बट नाइट टाइम में ये आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है। चारों ही कैमरा आप इस टाइम अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए अब वापस डाल दिया मैंने ड्राइव मोड में और कंटिन्यू करते हैं अपने ड्राइव को, बाकी एस्पेक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ड्राइविंग पोजीशन में यहाँ पे कोई इशू नहीं है। हालांकि अंडर थाई सपोर्ट थोड़ा बेहतर होता तो एक बेहतर बात रहने वाली थी, अदरवाइज़ यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ड्राइवर सीट इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट के साथ आती है और उसके अलावा प्रॉपर यहाँ पे नीचे डेड पेडल दे दिया गया और डेड पेडल के साथ साथ इसके ब्रेक पेडल और एक्सेलरेटर की भी पोजीशनिंग काफ़ी सही रखी गई है, तो आपको यहाँ पे कोई इशू नहीं लगेगा। हालांकि एक छोटा सा नेगेटिव अगर ड्राइविंग पोजीशन में बताऊँ, ये भी सब लोगों पे अप्लाई नहीं होता। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं थोड़ा सा हेल्दी फिजिक का हूँ, तो यहाँ पे सेंटर कंसोल थोड़ा सा ब्रॉड है, उस चक्कर में यहाँ पे आपको फुट रेस्ट करना पड़ता है। ये परेशानी नहीं देता, बट अगर लॉन्ग रन में बात करें तो यहाँ पे आपको डेफिनेटली थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लगने वाली है। उसके अलावा बात करते हैं तो ड्राइविंग पोजीशन इज़ गुड टू गो। और जो बोनट विजिबिलिटी वाली बात भी हम करते हैं ड्राइविंग पोजीशन में,
ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट वाली गाड़ी है वैसे तो, बट ईवीज़ में उतनी सेगमेंटेशन अभी आई नहीं है, तो उस हिसाब से भी यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको इसके ओवरऑल ड्राइविंग डायनामिक्स के बारे में। तो इंजन तो इसके अंदर है नहीं, तो डायरेक्टली आपको बैटरी और मोटर की पावर कैपेसिटी वगैरह बता देता हूँ। तो सबसे पहले इसके बैटरी पैक की बात करें तो 50.3 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है, और पावर की अगर बात करें तो 176.75 हॉर्स पावर या BHP जैसे बोला जाता है, वो इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोवाइडेड है। उसके साथ साथ टॉर्क की बात करें तो 280 Nm का टॉर्क है। अब दोस्तों, ये पावर फिगर्स आपको ऑन पेपर तो डेफिनेटली इंप्रेसिव लग रहे होंगे, बट ईवीज़ के अंदर जो एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है वो होता है इंस्टेंट टॉर्क का प्लस ज़ीरो लैग का। तो वो चीज़ इसके अंदर आपको डेफिनेटली एविडेंट देखने को मिलने वाली है, और पावर में आपको डेफिनेटली इको मोड हो, नॉर्मल मोड हो या स्पोर्ट मोड हो, कहीं कमी नहीं लगेगी। तो ड्राइविंग में अगर पावर पिकअप परफॉर्मेंस की बात करें तो ये गाड़ी डेफिनेटली पेट्रोल डीजल इंजन वाले 200 हॉर्स पावर को भी शायद बीट कर जाए। उसके अलावा दोस्तों, पावर की बात हो गई तो ब्रेकिंग की बात करना बहुत ज़रूरी है, और ब्रेकिंग एस्पेक्ट में अगर बात करते हैं तो इस गाड़ी में ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स दी गई हैं, 17 इंच के वाइड टायर्स दिए गए हैं। तो ओवरऑल ब्रेकिंग में भी आपको ये उतना ही कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराती है जितना आपको इस गाड़ी के अंदर ओवरऑल पावर पिकअप परफॉर्मेंस में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं लगेगा। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, फीचर्स। तो दोस्तों, फीचर लोडिंग आप जानते हैं इस ब्रांड के साथ, MG के साथ आपको भरपूर फीचर्स देखने को मिलते हैं, इनकी कोई सी भी गाड़ी हो। बाकी वेरिएंट्स के हिसाब से फीचर्स ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ये जो मैं चला रहा हूँ ये है इसका टॉप एंड वेरिएंट एग्जीक्यूटिव। उसके अलावा बात करते हैं चार्जिंग की। तो दोस्तों, 3 तरह के चार्जर से आप इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एसेंशियल पार्ट है, तो यहाँ इस रिव्यू में भी इसे मेंशन कर रहा हूँ। उसके अलावा इस गाड़ी पे मैंने रेंज टेस्ट बनाया हुआ है। अगर नाइट रिस्पॉन्स आप देखना चाह रहे हैं तो MG एस्टर का नाइट रिस्पॉन्स मैंने दिया था, लगभग सिमिलर गाड़ी है वो, और सिमिलर लाइटिंग सेटअप के साथ आती है। उसके अलावा दोस्तों, बात करते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की, जो कि है सस्पेंशन कंफर्ट। आप कोई भी एस्पेक्ट इसे मान सकते हैं। तो कंफर्ट का जो पार्ट है मैं शुरू करना चाहूँगा इन सीट से। तो यहाँ आप अगर सीट की तरफ देखेंगे तो प्रॉपर लेदर सीट्स दी गई हैं, रेड स्टिचिंग है इसमें स्पोर्टी टच के लिए, और ओवरऑल पूरा यहाँ पे लेदर का टच आपको देखने को मिलता है। तो कंफर्ट में आपको कोई परेशानी नहीं आएगी एज फार एज सीट्स आर रिलेटेड। टायर्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली टायर्स में भी यहाँ पे कोई इशू नहीं है। सस्पेंशन सेटअप की अगर बात करूँ तो जो पर्टिकुलर यूनिट मैं इस टाइम चला रहा हूँ ये एक मीडिया यूनिट है। गाड़ी ऑलरेडी मेरे साथ 1000 किलोमीटर और ओडोमीटर पे लगभग 12,000 किलोमीटर होने वाला है। तो यहाँ पे डेफिनेटली सस्पेंशन सेटअप मेरे को उतना अच्छा नहीं लगा जितना पुरानी ZS मैंने एक्सपीरियंस करी थी उसका था। अब ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप टेस्ट ड्राइव करके देखिए कि क्या इस पर्टिकुलर यूनिट में ये दिक्कत है सस्पेंशन की, या फिर ओवरऑल ZS 2022 में ये दिक्कत है। सस्पेंशन सेटअप ठीक ठाक है, बहुत अच्छा मैं इसे यहाँ पर नहीं रेट कर पाऊँगा। उसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है NVH लेवल्स। अब दोस्तों, क्योंकि एक EV है, और अगर आपने मेरी टिगोर EV की सीरीज़ फॉलो करी है या नेक्सॉन EV मैक्स के रिव्यूज़ देखे हैं तो आप डेफिनेटली जानते हैं कि एक EV कैसा रिस्पांस दिखाती है, कैसी चलती है, और क्या इसका ओवरऑल फ़ायदा या नुकसान रहता है। तो नॉइज़ की बात करें, ज़ीरो नॉइज़। हाई स्पीड में आपको विंड नॉइज़ भी देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि इस गाड़ी के ओवरऑल एरोडायनामिक बिल्ड रखी गई है। ये SUV कम और क्रॉस ओवर टाइप ज़्यादा दिखती है, तो वहाँ पे इसे कहीं ना कहीं बेनिफिट ज़रूर हो जाता है। उसके अलावा चलते हैं अपने नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ, जो कि है वाइब्रेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में आपको मैंने गाड़ी स्टार्ट करके दिखाई थी, कोई गियर लीवर वगैरह तो यहाँ है नहीं, और जितनी भी EVs आती हैं सिर्फ आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में ही देखने को मिलती हैं, और यहाँ पे आपको वाइब्रेशन भी ज़ीरो लगने वाली है, क्योंकि मूविंग पार्ट्स इन गाड़ियों में कम या ना के बराबर होते हैं। उसके अलावा हार्शनेस, दोस्तों हार्शनेस तो अपने पेट्रोल इंजन्स में भी नहीं होती, सिर्फ डीजल इंजन्स का एक पार्ट है, वो भी कुछ सेगमेंट के। ज़रूरी नहीं है कि हर डीजल इंजन के अंदर आपको हार्शनेस देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आपको NVH लेवल्स में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आएगी, नो मैटर आप कौन से मोड में इसे चला रहे हैं, कितनी स्पीड में इसे चला रहे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। हाँ, अगर रोड कंडीशन थोड़ी ख़राब है तो डेफिनेटली सस्पेंशन की नॉइज़ हल्की फुल्की आ सकती है। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो सीमेंटेड रोड जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पर मैंने इस गाड़ी को एक्सपीरियंस किया, इसकी स्पीड को, पावर को, टॉर्क को, तो वहाँ पे इसके टायर नॉइज़ हल्की फुल्की केबिन में आ रही थी, वो भी स्पीड्स की बात कर रहा हूँ जो रिकमेंडेड नहीं होती हैं, अराउंड 100-120 से ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके ड्राइव मोड्स की। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ड्राइव मोड सिलेक्टर दे दिया गया है। काफ़ी देर से मैं नॉर्मल मोड में चला रहा हूँ इस गाड़ी को, और
अब मैंने गाड़ी को डाल दिया आपके सामने स्पोर्ट मोड में। अब डिस्प्ले आपको कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ आप देखेंगे रेंज अचानक से गिर जाती है स्पोर्ट मोड में अगर आप गाड़ी चलाते हैं। यहाँ पे नोट रखिएगा 109 किलोमीटर ये दिखा रहा है। अब जैसे ही मैंने इस गाड़ी को नॉर्मल मोड पे डाला 121 किलोमीटर हो गया, और जैसे ही इको मोड पे डाला तो 127 किलोमीटर हो गया। तो यहाँ से आप इजीली समझ पाएंगे। बाकी यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर में भी एक फंक्शन मिल जाता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि कौन से मोड में गाड़ी चल रही है। बाकी दोस्तों मैंने तो तीनों ही मोड्स एक्सपीरियंस करें, और रेंज टेस्ट में मैंने ज़्यादा इको मोड को यूज़ करा। बाकी डेली लाइफ में नॉर्मल मोड आपके लिए सफिशिएंट है, और स्पोर्ट मोड मेरे को नहीं लगता कि उसकी ज़रूरत है, क्योंकि ये गाड़ी आपको इको और नॉर्मल मोड में ही इतनी पावर दे देती है कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आने वाली। एक छोटा सा हिंट दिखा देता हूँ, स्पोर्ट मोड में उस टाइम, और हो सकता है कैमरा थोड़ा शेक हो जाए क्योंकि ये एकदम से पीछे को फेंक देती है। आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर पाया, बट पावर पिकअप में आपको स्पोर्ट मोड डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने वाला है। इस गाड़ी का क्लेम्ड 0 to 100 है 8.5 सेकेंड में, और दोस्तों डेफिनेटली ये इसे अचीव भी कर सकती है। अब दोस्तों जहाँ इतनी स्पीड्स की बात हो रही है, परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो गाड़ी की हैंडलिंग और हाई स्पीड स्टेबिलिटी की बात करना ज़रूरी है। तो हैंडलिंग पार्ट में अगर बात करूँ तो हैंडलिंग गाड़ी की काफ़ी अच्छी है, आपको डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी। और ग्राउंड क्लियरेंस एक मेजर एस्पेक्ट हो जाता है जब भी हम एक इस टाइप की गाड़ी देखते हैं, चाहे वो क्रॉसओवर हो चाहे वो एसयूवी हो। तो इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस है 177 mm की, जो कि मेरे हिसाब से एम्पल है, और मेरी ड्राइविंग के दौरान ये गाड़ी मैंने कहीं भी स्क्रैप नहीं करी है। जी हाँ दोस्तों, 177 mm शायद आपको थोड़ी सी एसयूवी से कम लगे ऑन पेपर, बट डेफिनेटली यहाँ पे मेरे को ग्राउंड क्लियरेंस में पर्सनल लेवल पे कोई इशू नहीं लगा है। अब आ जाते हैं फाइनली स्टीयरिंग की तरफ। स्टीयरिंग रिस्पॉन्स की अगर बात करें तो दोस्तों स्टीयरिंग इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। स्टीयरिंग लो स्पीड्स में लाइट रहता है, और हाई स्पीड्स की तरफ जैसे ही आप बढ़ते हैं तो ये अच्छा खासा वेट अपने साथ ले लेता है। तो यहाँ पे भी आपको डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं लगने वाली है। अब दोस्तों एक पार्ट जो ईवी का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट होता है वो होता है उसकी रेंज। क्योंकि दोस्तों चार्जिंग के तरीके डीसी फास्ट चार्जिंग, एसी चार्जिंग और पोर्टेबल चार्जिंग, ये 3 मेजर ऑप्शंस होते हैं ज़्यादातर ईवीज़ के अंदर, और इसके अंदर भी यही ऑप्शंस है। बट चार्जिंग से अलग अगर रेंज की बात करूं तो ये गाड़ी रियल लाइफ उतनी रेंज देती है जितनी आपको यहाँ पे दिखाती है। जैसे इस टाइम ये दिखा रही है 39% चार्ज में स्पोर्ट मोड में 108 किलोमीटर चलेगी, तो डेफिनेटली ये गाड़ी चलेगी। टर्निंग रेडियस आप देख सकते हैं, तो ये देखिए आप, फुल गाड़ी मैंने मोड़ दी है और टर्निंग रेडियस भी गाड़ी का कम है, हालांकि 4.3 मीटर लंबी ये गाड़ी है। तो हम बात कर रहे थे रेंज की, तो सबसे पहला एस्पेक्ट तो ये ट्रू रेंज आपको दिखाती है। अब MG क्या क्लेम करता है या ARAI क्या क्लेम करता है, वो है 461 किलोमीटर्स। तो दोस्तों डेफिनेटली मेरे रेंज टेस्ट के हिसाब से आप जाके देख सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और कार्ड्स में। तो ये गाड़ी 461 किलोमीटर्स भी अचीव कर सकती है विदाउट एनी डाउट, और जो मैंने अचीव करा वो आपको बता देता हूँ। तो 185 अराउंड 370 किलोमीटर्स की रेंज मैंने इससे अचीव करी है, जिसमें मैंने मिक्स कंडीशन में गाड़ी को चलाया था और प्योरली इको मोड में विद एसी गाड़ी को चलाया था। 370 किलोमीटर्स भी अगर बोलते हैं तो क्लेम्ड रेंज से 90 किलोमीटर कम है, और 370 किलोमीटर्स भी एक काफ़ी अच्छी रेंज है जो बाकी ईवीज़ मार्केट में आ रही हैं इस सेगमेंट में, इस प्राइस में, या किसी भी साइज़ प्राइस की अगर बात करें तो बजट सेगमेंट की जहाँ बात आ जाती है तो रेंज डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट रहने वाला है इस MG ZS EV का। उसके बाद बात करते हैं अपने लास्ट एस्पेक्ट की, जो कि है बॉडी रोल। तो दोस्तों रीजनरेशन और बॉडी रोल की बात रह गई है। बॉडी रोल मेरे को कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि हाइट के हिसाब से देखें या डिज़ाइन के हिसाब से देखें तो गाड़ी थोड़ी सी क्रॉसओवर वाली साइड्स पे है, तो बॉडी रोल आपको परेशान नहीं करेगा, और बूट स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। अब फाइनली बात करता हूँ रीजन की। तो इस टाइम आप देख रहे हैं गाड़ी है 45 की स्पीड पे, और जैसे ही मैंने रेस छोड़ी तो गाड़ी अपने आप ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसे कहते हैं रीजनरेशन, और ये काफ़ी काम आता है आपके। बाकी यहाँ से आप कर्स जो इसका ऑप्शन दिया गया है उसके अंदर जाके आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने रीजनरेशन लेवल पे इस गाड़ी को चलाना है। 3 ऑप्शन मिलते हैं आपको रीजनरेशन लेवल के, 1, 2 या 3। आप अपने हिसाब से, अपनी ड्राइविंग के हिसाब से इसे चूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा रेंज चाहिए तो डेफिनेटली कर्स मोड को 3 पे रखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रेंज देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों अगर आपका कोई डाउट रह गया हो इस गाड़ी या फिर किसी भी और गाड़ी के बारे में, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पे लिख के पूछ सकते हैं। बाकी इस EV के अलावा अगर आप और किसी EV या और किसी पेट्रोल डीजल व्हीकल के बारे में जानना चाहते हैं
तो एक बार चैनल पे प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी गाड़ियों पे वीडियोस ऑलरेडी बना दी हैं। स्टिल अगर आप वो फाइंड नहीं कर पाते हैं तो कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, मैं उस गाड़ी पे वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में कुछ इतना ही था। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। एक एस्पेक्ट आपको और दिखा देता हूँ दोस्तों, यहाँ आप देखेंगे स्क्रीन में तो कितना कार्बन मैंने सेव करा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो 34 kg ऑफ CO2 मैं ऑलरेडी सेव कर चुका हूँ इस गाड़ी के साथ। अब दोस्तों आप कहेंगे ये मेरी गाड़ी नहीं है तो मैंने कैसे सेव कर दिया। डेफिनेटली दोस्तों मैंने नहीं सेव किया है, बट जितनी भी रनिंग इस गाड़ी की हुई है ऑलमोस्ट 12,000 किलोमीटर की, तो जिसने भी चलाई है हर जर्नलिस्ट इस गाड़ी को टेस्ट कर चुका है, आपके लिए वीडियो ला चुका है। तो यहाँ पे इतना कार्बन डाइऑक्साइड सेव हो चुका है इतने 1000 किलोमीटर चलने में। चलिए दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।